आसान। अच्छा भाई, हमने क्लास स्टार्ट कर दी। हम कोशिश करेंगे कि 7:35 तक जो है वो मगरिब, ठीक है, उसको ब्रेक ले लें। और थोड़ा सा आपको मगरिब जो है वो 10 मिनट अजान के बाद थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलिए जी, तो कोई किसी को कोई क्वेरी है तो पहले उन अटेंडेंस सब सेंड कर दीजिए दोबारा से। जैसे पता है आपको, जो सब कनेक्ट करते हैं तो फ़ौरन अपना आईडी और नेम वो आप सेंड कर दीजिए। और मैं यहाँ चेक भी कर लूँ कि अभी फर्स्ट सेशन में जो है वो किसकी अटेंडेंस रह गई थी। जिन्होंने कोई चेक कर लेता हूँ। और स्पेसिफिकली जिन्होंने अभी फर्स्ट सेशन को ज्वाइन नहीं किया था, सेकंड सेशन को ज्वाइन किया, वो ज़रूर अपनी अटेंडेंस पहले सेंड कर दें। ठीक है जी। चलिए, तो अपडेट तो मैं अभी कर दूँगा सेशन के बाद ही। ठीक है सादान, मैं ठीक है, उसमें मैंने कहा कि उनको साधन मैसेज दे दिएगा कि आप मुझे कांटेक्ट कर लें, मुझे फ़ोन कर लिया करें, ताकि मैं नोट कर लूँ अपने पास। जैसे अभी मैंने नोट किया है आपके, तो उन्होंने कहा था कि वो अभी ज्वाइन लाइव के से किसी इंटरनेट के से है इशू है। ये मैं आपको मार्क कर रहा हूँ अभी कि जैसे ही वो मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं इनकी अटेंडेंस जो है फाइनल करूँगा। तो उसके साथ आपने कहा अदनान ने ज्वाइन नहीं किया अभी। साधारण मैं अदनान को भी मार्क कर लेता हूँ आपके सामने। अदनान सिद्दीकी है ना, ठीक है जी। इनको भी मैंने मार्क कर लिया है। और बस जैसे ही इनका फ़ोन मेरे पास आएगा तो मैं इनकी अटेंडेंस मार्क कर दूँगा, ठीक है। जो भी किसी वजह से कोई इशू है तो आपके पास फ़ोन नंबर है मेरा, आप लोग मुझसे मुझे फ़ौरन एक कॉल कर दिया करें कि या मैसेज कर दिया करें। मैसेज भी कर दें, मैसेज कर दें, कॉल कर दें, जैसे भी आपको आसान है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलो, कोई मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो कि जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, फर्स्ट और सेकंड ज्वाइन नहीं किया, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर सके हैं, फर्स्ट सेशन भी ज्वाइन नहीं कर सके हैं, सेकंड में भी अभी तक नहीं आए, तो और आपकी कांटेक्ट में अगर वो हैं, जैसे आकिब और अदनान जो हैं, आप लोगों ने मुझे बताया कि ये वो एक की तरफ जो है शायद कोई नेट का प्रॉब्लम है और दूसरी भी ऑफिस में है। तो इनको बस ये कहते हैं कि मुझे या तो SMS कर दें मुझे या कॉल कर लें, ठीक है, ताकि फिर मैं उनकी अटेंडेंस को मार्क कर दूँ। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप रामीन इस पे है, आप जाके गूगल स्ट्रीम पे जाके चेक कर लीजिएगा, गूगल क्लासरूम पे, वहाँ पे आपके पास ग्रुप मिल जाएगा। चलिए, हुजैफा ने भी मुझे मैसेज कर दिया है कि वो है मीटिंग का पासवर्ड वो क्या बता, जरा हुजैफा से किसी का है कांटेक्ट, हुजैफा से जरा कोई कांटेक्ट कर ले उनको। आई डोंट नो किस वजह से उनको मीटिंग का जो पासवर्ड वगैरह है उसका प्रॉब्लम आ रहा है, डिस्कस कर लीजिए आप लोग सब। तो उसी लिंक को आपने यूज़ किया है, ठीक है। हुजैफा से अगर किसी का कांटेक्ट है तो ज़रा उनसे, आप लोगों में जो भी दोस्त हैं उनके, वो ज़रा उनको कांटेक्ट कर लें, उनको बता दें कि क्या उनको इशू आ रहा है, किसी वजह से उनको पासवर्ड शायद नहीं प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है जी। चलें, अटेंडेंस अभी साइन कर दी, मैं इसको सेव कर लिया। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर रहे थे जो SDLC में वाटरफॉल के बाद हमने प्रोटोटाइपिंग को डिस्कस किया, उसके बाद हम इटरेटिव मॉडल को हम डिस्कस कर रहे थे कि हम ये भी कर सकते हैं कि बजाय इसके कि आप कंप्लीट मॉड्यूल जो है, कंप्लीट सिस्टम जो है वो आप डिप्लॉय करें एंड में, अगर आप चाहें तो आप उसे सबसेट्स के अंदर, सब सिस्टम्स में अपने आप सिस्टम को डिकम्पोज कर सकते हैं।
और फिर उसमें से वो सब सिस्टम जो है उसे आप कंप्लीट करके, यानी कि उसको आप डिज़ाइन करके, टेस्ट करके, इम्प्लीमेंट कोड वोड करके, और वो आप जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं अपने जो भी क्लाइंट के पास। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर सपोज करें कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो अगर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवा रही है डिप्लॉय रजिस्ट्रेशन का या स्टूडेंट्स का कुछ भी है, तो उसमें पहला वो जो मॉड्यूल आप उनको, सब सिस्टम आप उनको डिप्लॉय कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि जो भी प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट साइंस है, इंजीनियरिंग है, तो उनसे प्रोग्राम की, सिर्फ प्रोग्राम की डिटेल कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं और उनके कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, किस कोर्स का कौन सा प्रीरेक्विजिट है और क्या उसके लिए क्रेडिट आवर रिक्वायर्ड होते हैं मिनिमम। तो ये आप पहले, आप ये सब सिस्टम, ये सब सेट आप पहले यूनिवर्सिटी को डिप्लॉय कर दें, कंप्लीट करें, उसको डिज़ाइन करें, टेस्ट करें और इम्प्लीमेंट करवा दें। ठीक है, तो पहला ये आप काम कर सकते हैं। फिर दूसरा, जब ये उनको दे देंगे, डिप्लॉय कर देंगे उनको, डिप्लॉय करने के बाद आप सेकंड फेज में ये कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स के एडमिशन का प्रोसेस क्या है, वो आप पहले पूरा बना के और वो एडमिशन डिपार्टमेंट को यूनिवर्सिटी के वो आप डिप्लॉय कर दें साथ में। तो आपके पास पहले जो है वो प्रोग्राम से रिलेटेड सारा आपने मॉड्यूल सब सिस्टम आपने उनको डिप्लॉय कर दिया। उसके बाद आपने फिर सेकंड जो था स्टूडेंट्स के एडमिशन वाला जो प्रोसेस था, वो आपने सब मॉड्यूल अपने उनको सब सिस्टम आपने डिप्लॉय कर दिया। तो ये आपने पहला जो था फर्स्ट इटरेशन कहते हैं कि आपके पास पहली जो लूप करते हैं लूप का, इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3, तो ये इसमें ये बात कर रहे हैं कि हमने इसको स्मॉल पोर्शन में कर दिया, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट। तो पहला इंक्रीमेंट आपने इनको दे दिया प्रोग्राम से रिलेटेड, यानी कि जो भी आपके पास है कंप्यूटर साइंस के BScs है, MCS है, MS है, PhD है, इस तरह से आपके पास मैनेजमेंट साइंस के आपके पास यही है कि BBA है, MBA है, MS है, PhD है, और सिमिलरली इंजीनियरिंग जो कॉलेज है उनके भी जो भी आपके पास प्रोग्राम है उनकी डिटेल पहले आपने उनको सॉफ्टवेयर बना के उनको दे दिया ताकि वो उस पर काम करना शुरू कर दें। फिर सेकंड जो आप उनको बना के देंगे, वो आप ये करके देंगे कि जो एडमिशन प्रोसेस है स्टूडेंट्स का, वो आप उनको वो वाला मॉड्यूल बना के देंगे ताकि वो स्टूडेंट्स के एडमिशन का प्रोसेस जो है उसे भी ऑनलाइन कर दें वो। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि आपने पहला जो इंक्रीमेंट दिया उसे यूनिवर्सिटी को दिया, वो उनके प्रोग्राम की डिटेल से रिलेटेड दिया। दूसरा इंक्रीमेंट आपने उनको बना के दिया जो कि स्टूडेंट्स के एडमिशन से रिलेटेड था। ठीक है, उसके बाद फिर आपने थर्ड में आप आएंगे जब स्टूडेंट के एडमिशन हो गए, तो आप फिर उसकी जो स्केजुलिंग वगैरह है, कोर्सेज की स्केजुलिंग है कि कौन से स्टूडेंट्स को कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं और उनके स्केजुअल क्या है, तो आपने उसको थर्ड मॉड्यूल जो बना के देंगे, सब सिस्टम बना के देंगे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, वो आप उन्हें स्केजुलिंग का देंगे कि कौन कौन से कोर्सेज किस किस टाइम स्लॉट के ऊपर किस रूम में जो है वो आपने स्केजुअल करें हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि थर्ड आपने ये दे दिया, और उसके बाद फिर जाहिर बात है जब आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, स्केजुलिंग हो जाएगी, तो फिर आपके पास नेक्स्ट मॉड्यूल आपको जो उनको रिक्वायर्ड होगा वो उनके रिजल्ट्स का होगा कि जो भी आपके पास क्लासेस हो रही है, कोई अगर उन्होंने क्विज लिए, असाइनमेंट लिए, तो उसके मार्क्स के लिए आपको डेटाबेस क्रिएट करना होगा। वो भी चीज़ें आपको, इसका मतलब है कि अगला जो इंक्रीमेंट आपको उनको देना होगा तो वो आप मार्क्स से रिलेटेड जो भी है वो बना के देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, और ये आपको बेसिकली बजाय इसके कि आप सारी चीज़ें एक साथ डिप्लॉय करें, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने सिस्टम को डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू सबसेट्स, इनटू सब सिस्टम्स, इनटू मॉड्यूल्स, और फिर उससे आप पहले एक मॉड्यूल, एक इटरेशन, फिर दूसरा सब सिस्टम, दूसरी इटरेशन, उसका इंक्रीमेंट, तीसरा इंक्रीमेंट, इस तरह से आप इटरेटिव मॉड्यूल के अंदर आप अपने सब सिस्टम को, स्मॉल पोर्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर को आप इंक्रीमेंट। अच्छा, इसका फायदा ये होता है कि आप बजाय इसके कि आप 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपको सॉफ्टवेयर देना हो, आप एक 2 महीने के अंदर उन्हें डिफरेंट इंक्रीमेंट्स, डिफरेंट सब सिस्टम्स, मैंने भी एग्जांपल दी कि मैनेजमेंट ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सिटी, एडमिशन प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर मैंने आपसे कहा स्केजुलिंग, फिर मैंने आपसे कहा रिजल्ट्स, इसके अलावा अकाउंटिंग का सिस्टम जो फाइनेंस सिस्टम है वो भी आपने एडमिशन के साथ ही आपको डिप्लॉय करना होगा। तो इस तरह से आपके पास तकरीबन 5-6 सिस्टम आपने बना के 5-6
इटरेशन देने के करें, 5 से 6 इटरेशन के अंदर आपने 5 से 6 आपने सब सिस्टम बना के और ग्रेजुअली एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा आपने डिप्लॉय कर देगा। इससे फायदा ये हो गया कि अगर सपोज करें कि प्रोग्राम के मैनेजमेंट में अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत कुछ इशू आ रहा था, कुछ गलती थी, तो वो आपके पहले इंक्रीमेंट में फर्स्ट इटरेशन के अंदर आपको क्लाइंट बता देगा कि यार इसमें भी आपने ये चीजें जो है वो सही नहीं की है, प्रोग्राम नहीं, कोड नहीं किए, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडमिशन के प्रोसेस से पहले पहले आपके प्रोग्राम का प्रोसेस जो है वो एरर फ्री हो जाएगा, बग फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास का मतलब है कि जब एडमिशन होंगे स्टूडेंट के, तो उसमें जो प्रीवियस मॉडल आपने उनको दिया था प्रोग्राम का, कोर्सेज का, वो सब का सब पहले से क्लियर हो चुका होगा। अब सिर्फ एडमिशन के प्रोसेस का और फाइनेंस के प्रोसेस का आपने डिप्लॉय किया है। अब वो अगला जो काम करेंगे वो आपके स्टूडेंट्स के एडमिशन और फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी आपने इनको सब सिस्टम डिजाइन करके डेवलप करके आपने डिप्लॉय कर दिया है, वो अब उसके ऊपर एंट्री करना शुरू करेंगे। और अगर उन्हें उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आपको फिर से सेकेंड बिल्ड में वो आपको दोबारा वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे कि भाई ये तो आपने ठीक है पहला अलग हो गया, अगले जो एडमिशन प्रोसेस है उसके अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप फिर उनकी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, उस सब सिस्टम के इश्यूज को आप रिजॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डिप्लॉय हो जाएगा यहाँ पर भी, और डिप्लॉय होने के बाद आपके पास अब 2 आपने इंक्रीमेंट दे दिए उनको। एक इंक्रीमेंट आपने दे दिया कि जो सेटअप फॉर्म सेटअप है ऑफ दी प्रोग्राम्स और ऑफर कोर्सेज का, वो आपने उनको दे दिया, एरर फ्री हो गया। सेकंड आपने एडमिशन प्रोसेस को दे दिया और साथ में फाइनेंस का भी मॉड्यूल दे दिया आपने एडमिशन से रिलेटेड, वो दोनों इंक्रीमेंट भी आपके डिप्लॉय हो गए और क्लाइंट ने उसे टेस्ट भी कर लिया, आपके साथ टेस्टिंग हो गई। और इसका मतलब कि ये तीनों चीजें आपके पास इसके जो मैंने कहा कि प्रोग्राम्स का सेटअप, कोर्सेज का सेटअप और स्टूडेंट के एडमिशन का सेटअप, फाइनेंस का सेटअप, ये तीन मॉड्यूल्स, 3 सब सिस्टम्स आपने डिप्लॉय कर दिए और तीनों के तीनों जो है उसमें बग्स और एरर्स वगैरह जो भी थे वो आपने रिजॉल्व कर लिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगला जो मैंने कहा कि अब उसमें स्केजुलिंग का होगा, तो आपने इनको स्केजुलिंग का बना के दिया और स्केजुलिंग भी उनका इम्प्लीमेंट कर दिया, वो उस पर स्केजुलिंग करेंगे। और अगर उनको स्केजुलिंग के अंदर, कोर्सेज की स्केजुलिंग के अंदर आपको उनको यूनिवर्सिटी को अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो फिर आपको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने जो बना के दिया है स्केजुलिंग का, इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। रिमेंबर कि आपके फर्स्ट 3 इंक्रीमेंट्स जो हैं 2 इटरेशंस के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं, एरर वगैरह आपने उसमें से रिमूव कर दिए हैं। अब थर्ड इटरेशन के अंदर आप चौथा इंक्रीमेंट जो कि स्केजुलिंग का है वो आप डिप्लॉय कर आपने किया है और उसको, उसमें कोई अगर इशू है तो वो उसको जो है रिजॉल्व आप उनको करके दे रहे हैं। और जब ये भी हो जाता है तो फिर आप उनको जो उनके क्विज़ेस असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी मॉड्यूल है, इंक्रीमेंट है, वो आप उनको बना के देते हैं और अगली इटरेशन के अंदर वो भी डिप्लॉय कर देते हैं। तो इस तरह से आपके पास फाइनल फिर ग्रेड शीट का होगा, वो अगला फाइनल आपके पास होगा और स्केजुलिंग, फाइनल एग्जाम की स्केजुलिंग है उसका मॉड्यूल आप देंगे। तो इसका मतलब है कि आप अपने एक सिस्टम को मल्टीपल सब सिस्टम्स में डिकम्पोज करते हैं और क्लाइंट को आप ग्रेजुअली स्मॉलर पोर्शन इंक्रीमेंट्स को इटरेटिव मैनर के अंदर 1 बाय 1 करके आप उन्हें डिप्लॉय करते हैं। इसका फायदा ये हो गया कि जो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ रहा था कि हम सारा का सारा प्रोडक्ट बनाने के बाद डिप्लॉय करें और फिर वो बताए कि एरर आया इसके अंदर और फिर से नए सिरे से दोबारा एनालिसिस, डिजाइन, इंप्लीमेंट और फिर टेस्टिंग और फिर डिप्लॉय हो। अगर आप एक छोटे पोर्शन को बना के देते हैं और अगर उसमें कोई इशू आता है तो वो कम टाइम में रिजॉल्व हो जाएगा। सेकेंड में आप सेकेंड इटरेशन देते हैं, सेकेंड इंक्रीमेंट देते हैं, तो वो फिर आप डिप्लॉय करेंगे। अगर उसमें कोई इशू आता है तो उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसमें भी टाइम कम लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीमेंट से फायदा ये हो जाएगा कि आपके पास एक तो कि प्रॉब्लम आपको पहले पता लग जाएगी और आप उसको रिजॉल्व भी कम टाइम पे कर पाएंगे और उस प्रॉब्लम को जब रिजॉल्व कर लेंगे तो अगले इटरेशन में वो प्रॉब्लम जो है इनहेरेंट नहीं होगा, ठीक है ना, यानी इसको प्रोपोगेट नहीं होगा। इस प्रॉब्लम जो फर्स्ट इंक्रीमेंट जो है वो एरर फ्री हो चुका होगा, तो इसके एरर जो है वो नेक्स्ट उसके अंदर जो है वो इनहेरेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आप बनाएंगे तो इस पे फिर जो भी प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पर रिजॉल्व हो चुके होंगे और अब जब थर्ड इटरेशन पे आएंगे तो आपके पास ये दोनों जो आपके सब सिस्टम, जो दोनों इंक्रीमेंट्स हैं जो आपने डिप्लॉय किए हैं, वो सबके सब एरर फ्री, बग फ्री होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगले में टाइम कम लगेगा। वो सारे के सारे जो आपने एरर इन 2 इंक्रीमेंट्स में किए थे, इन 2 इटरेशंस में आपने किए थे, वो आपको थर्ड इंक्रीमेंट में, थर्ड इटरेशन पे जब आप उसको करने जाएंगे तो आप वो सब चीजें कंसिडर करेंगे, ठीक है ना।
हाँ, इसको बिल्ड भी कहते हैं ना। जो आप ये जब सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो आप जो वहाँ पर हम यही करते हैं कि जो क्लाउड पे करें या अपने आप डोमेन पे अपलोड करते हैं, हर वीक जो है हम एक बिल्ड, हर वीक बिल्ड वन, अगले वीक में बिल्ड टू, फिर बिल्ड थ्री, इस तरह से हम जैसे जैसे प्रोजेक्ट हमारा बनता चला जाता है, हम उसे डिप्लॉय करते चले जाते हैं उसको, ठीक है, उसको बिल्ड जो है अपडेट करते चले जाते हैं, ठीक है ना। ये अब ये तकरीबन अब ये सब सॉफ्टवेयर हाउस इसी इसी पे जाते हैं और यही टर्म यूज करते हैं हम। हाँ, वहाँ पर जो हम टर्म यूज करते हैं सॉफ्टवेयर हाउस में, वो बिल्ड की टर्म यूज करते हैं। अब सॉफ्टवेयर वही होता है, उसमें पहले आपने बना लिया, उसको आपने अपलोड कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, ठीक है ना, और क्लाइंट को वो एक्सेसिबल हो जाता है। क्लाइंट उसको यूज करना शुरू कर, बिल्ड वन को टेस्ट करता है, देखता है पूरा वीक, अगले वीक में आपने जितना काम किया होता है वो फिर आपने बिल्ड टू के अंदर भी कर दिया। बिल्ड टू के अंदर रिमेंबर कि बिल्ड वन की चीजें होंगी इसके अंदर, ठीक है ना, और जो एरर होंगे वो सब रिमूव हो चुके हैं बिल्ड टू के अंदर बिल्ड वन के। तो बिल्ड टू को फिर टेस्ट करता है क्लाइंट आपका, इसके बाद इंटीग्रेट भी हो चुका होता है। फिर अगर कोई इससे कोई फिर इशू आता है बिल्ड टू के बाद क्लाइंट को, तो अगले वीक में वो आपसे इन दोनों से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो आपको बताएंगे, और आप इन दोनों के एरर्स को रिमूव भी करेंगे और अपना थर्ड बिल्ड जो है उसको भी कंटिन्यू कर देंगे आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हर वीक जो है क्लाइंट के पास आपका एक इंक्रीमेंट चला जाता है। वो उसको, ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो सॉफ्टवेयर हाउसेज जो प्रैक्टिस करते जो है पूरी दुनिया के अंदर जो यूज करते हैं, वो हम ऐसे ही करते हैं कि हम उसे जो हर वीक जो है, ये वीकेंड के ऊपर हम जब ऑफ कर रहे होते हैं वीक को, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीम की, प्रोजेक्ट मैनेजर की, कि वो उस पूरे वीक में जितना भी काम हुआ है वो अपडेट कर दे और उस बिल्ड को अपडेट कर दे, ठीक है ना। तो क्लाइंट जो है वो फिर उस बिल्ड को पूरा वीक जो अगले वीक नेक्स्ट वीक टेस्ट करता है, देखता है, और अगर कोई इसको कोई बात कोई एरर वगैरह नजर आते हैं तो वो आपको प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करता है, ताकि बिल्ड थ्री जब आप वीकेंड के ऊपर करने जाएं तो बिल्ड थ्री पे वो सारे के सारे जो एरर्स वगैरह हैं वो रिमूव कर चुके हो आप, और इसके अंदर भी वो एरर आप कंसिडर करें कि उसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो ये हर एक में जो है वो इस तरह से आप हर वीक इस तरह से बिल्ड चला जाता है। तो इसका इटरेटिव मॉडल से देख लीजिए आपके, आप क्लाइंट से इंटरेक्शन आपका बढ़ गया, ठीक है ना, और फिर ये कि टाइम भी आप कम टाइम में उनको चीजें दे रहे हैं और कम टाइम में वो टेस्ट भी हो रही हैं, और उसमें आपके पास ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, आपको फौरन फौरन प्रॉब्लम भी, आपको हर वीक की प्रॉब्लम हर वीक आप रिजॉल्व करते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली, ये मैं बता रहा हूँ वीकली से बता रहा हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर हाउस में आप इंशाल्लाह जब जॉब करने जाएंगे आप, या कर रहे होंगे, जो बहुत से लोग जॉब कर रहे होंगे आपके सॉफ्टवेयर हाउस में, तो उन्हें ये पता होगा कि हम हर वीक जो है वो बिल्ड को अपलोड, अब ये मंथ पे कर रहे हैं वो एक अलग है, अब ये आपके ऊपर है कि अगर आपने क्लाइंट से मंथ की बात की है तो आप मंथ पे करेंगे, ये आपके ऊपर। फोर्टनाइटली कर रहे हैं, 2 वीक क्या कर रहे हैं, ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होता है। लेकिन आप जो अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जिनके जरा बहुत अच्छी तरह से क्लाइंट के साथ, और टीम भी उनकी बहुत एक्टिव होती है, अगर आपका एनालिसिस वगैरह सब कुछ ठीक है, तो नॉर्मली हम जो है उसको जो है वो इन जो वीकली उसको जो है वो बेसिकली अपलोड करते हैं। लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि वीकली करें। अगर आप समझते हैं कि क्लाइंट से आपकी जो जो एग्रीमेंट है वो 2 वीक के बाद है या 1 महीने के बाद है, तो फिर आप वो उसको उतने वीक के बाद वो अपना बिल्ड जो है वो अपडेट करते रहते हैं, ठीक है ना। ठीक है जी, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप वो, मैंने कहा ना कि ये जरूरी नहीं वीकली हो आप, मैंने कहा कि आप चाहें तो फोर्टनाइटली कर लें, मंथली कर लें। भाई अगर आपके पास क्लाइंट कहता है कि क्वार्टरली कर लें तो आप क्वार्टरली कर लें, तो डिपेंड करता है कि आप क्या है। लेकिन नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो हर वीक जब एंड होता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अपनी टीम से हर वीक का बिल्ड जो है वो अपडेट करवा देता है डोमेन के ऊपर, ठीक है। चलें सर, ये तो मैं इसे बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकली जो है वो इटरेटिव मॉडल आप देख रहे हैं कि वो इस वक्त इम्प्लीमेंटेड है। और इसमें इसका एडवांटेज ये हो गया कि जो डेफिशिएंसी थी इन वाटरफॉल मॉडल की, कोशिश की कि उसको किसी तरह से ओवरकम कर लें। और रिमेंबर कि हमने इसके साथ साथ, मैं फिर सबसे आपको बता दूं कि आप प्रोटोटाइपिंग को भी इसके साथ ही कंसिडर कर लें, कि प्रोटोटाइपिंग भी आप इसमें यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ आप इसमें आप जो है वो इंक्रीमेंट को भी यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास देख रहे हैं कि काफी हद तक जो है अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो मिच्योर होती जा रही है, ठीक है ना। आप क्लाइंट से इंटरेक्शन बढ़ गया है, तो अब कोशिश, यानी कि अब आपके पास वो जो है कि टाइम जो है वो किसी तरह से भी आपका वेस्ट होना नहीं चाहिए, अगर आप इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये तो था हमारा पहला, ये एक और मॉडल, इसको हम इटरेटिव मॉडल। अगर किसी और को ये
कोई कोई इशू है, कोई अगर पूछना है अभी तक के तीनों मॉडल में, वाटरफॉल में, प्रोटोटाइपिंग में और इंक्रीमेंट में, तो वो आप पहले मुझसे डिस्कस कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट जो मॉडल है फिर हम उसको उस पर डिस्कशन करते हैं। जी, किसी को अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज़ पूछनी है तो आपको जी पहले उसको डिस्कस कर लें, फिर हम नेक्स्ट उस तरफ मूव करते हैं। और याद रहे कि इससे आप जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं, मैं एक चीज़ और आपको रिमाइंड करा दूं कि आप लोग जो है वो सिर्फ कोर्स प्रोजेक्ट को आप सिर्फ प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, और वो भी डेडलाइन के बाद आप जब डिप्लॉय जो प्रेजेंट कर देते हैं उसके बाद अपना प्रोजेक्ट आप फेंक देते हैं। भाई आपको इस तरह से नहीं करना है, बल्कि एक प्रोजेक्ट आप अपना बिल्कुल पैरेलल खुद से बनाइए, ठीक है। ये आपको अपना सेपरेट प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, और जो कि बाद में आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सके इनटू योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो ये आपको जरूर इसको करना होगा, क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं आप इसको आप बनाएंगे तो आपकी जो क्योंकि ये है स्किल बेसिकली, तो और ये प्रैक्टिसेस आप अपने अपने सेपरेट प्रोजेक्ट के अंदर आप यूज करिए, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जितनी नॉलेज आपने गेन की है वो बेसिकली आपके वो आपको कोड और डेवलप कर पा रहे हैं और या नहीं कर पा रहे। अगर आपके पास वो स्किल इसके अंदर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके पास वो स्किल जो है वो लैक कर रही है, ठीक है ना। बीटा टेस्टिंग तो छोड़ दें, वो तो बात की बात है। बीटा टेस्टिंग तो होता है जब आप इसको रियल एनवायरनमेंट में आप डिप्लॉय करते हैं ना, तो अल्फा टेस्टिंग तो एटलीस्ट कर लेना, आप अपने एंड पे तो कर लीजिए जो आपका अपना अपना खुद से है। बीटा टेस्टिंग दूसरी होती है जब उसको सॉफ्टवेयर को किसी, जिसे आप देखोगे जो बीटा जो वर्जन आते हैं ना जो कंपनीज देती है फ्री के अंदर, तो भाई वो फ्री में इसलिए नहीं देती है कि वो कोई कोई शायद कोई वेलफेयर का कोई इदारा उन्होंने खोला हुआ है, बल्कि वो फ्री इसलिए देती है कि वो क्लाइंट उसको मल्टीपल क्लाइंट दुनिया भर में एक रियल एनवायरनमेंट में उनकी प्रोडक्ट को जो है डिप्लॉय करते हैं और उसको रन करके उसको चेक करके देखते हैं। अगर उनको कुछ बग्स नजर आते हैं तो वो कंपनी को फौरन रिपोर्ट करते हैं। तो इसका फायदा ये हो जाता है बीटा वर्जन डिप्लॉय करने का कि उन्हें फीडबैक मिल जाता है उन्हें, ठीक है ना। अभी एजाइल पे आते हैं, दानिश भी एजाइल पे आ रहे हैं, एजाइल पे भी आ रहे हैं अभी इसको करते हैं। अच्छा जी, इटरेटिव मॉडल के बाद फिर हम अगला जो मॉडल है स्पाइरल मॉडल। अच्छा, स्पाइरल मॉडल जो है ये मैं आपको बता दूं कि स्पाइरल मॉडल ये मैंडेटरी है, मतलब अगर आप, मैंने कहा मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस किया था, स्पाइरल मॉडल तो हर प्रोडक्ट के साथ है। हाँ जुबैर बोलो, क्वेश्चन भेजो, चैट पे क्वेश्चन सेंड करो जुबैर, क्या कह रहे हो, जल्दी से भेजो ताकि मैं स्पाइरल मॉडल डिस्कस करूँ। जुबैर हाँ क्या कह रहे हो यार। मैं तो कहूँगा कि आप अभी फिलहाल जो है नोड जेएस तो आप चलें वो कर लीजिएगा, लेकिन रिएक्ट नेटिव जो है ये इस वक्त जो है इस पर तो आप काम करना शुरू कर दीजिए ना, कि रिएक्ट नेटिव पे तो बहुत सारे पहले एंगुलर पे थी, एंगुलर को फिर रिप्लेस कर दिया रिएक्ट नेटिव ने, और नोड पे भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मतलब कंपनी में है यूज हो रहा है, लेकिन अभी जो इस वक्त पॉपुलर है वो रिएक्ट नेटिव पे काम हो रहा है। तो आप एटलीस्ट अभी जो है रिएक्ट नेटिव के ऊपर काम करना शुरू करें, और साथ ही साथ जो है वो एमवीसी मॉडल व्यू जो कंट्रोलर जो आपके पास फ्रेमवर्क है, चाहे वो डॉटनेट के हों, चाहे वो जावा के हों, पीएचपी के हों, जो भी आपको है, पाइथन के हों, तो आप कोई भी लेकिन हो वो एमवीसी को ही यूज करें, मॉडल व्यू कंट्रोलर को ही यूज करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज करें। ये मैं इसलिए बार बार से कह रहा हूँ कि जब भी मैं आपसे कह रहा था कि आप कोर्स प्रोजेक्ट को आप वो तो आप करते रहिए, लेकिन ये सारी चीजें एएसपी नहीं रिएक्ट नेटिव के साथ कीजिए आप, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको ये तो जो आपके बनेगा ये तो एएसपी तो आप सिंपली वेब बेस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको कर लीजिए। लेकिन जो मैंने कहा कि आप एक सेपरेट प्रोजेक्ट अपना सेपरेट बनाइए, आप वो आपके कोर्सेज जो है वो कोर्स प्रोजेक्ट उसके अलावा होना चाहिए, जिसपे ये सारी टेक्नोलॉजी जो आप जुबैर कह रहे हैं ना कि आपको रिएक्ट नेटिव है, एमवीसी है, ठीक है ना, ये सारी चीजें, या नोड जैसे आप सीखना चाह रहे हैं तो वो है, ये सारी चीजें आप बना के रख लीजिए। अब तो हर पाइथन की वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, पाइथन के आपके पास डिफरेंट फ्रेमवर्क है, जेंगो है, फ्लास्क है, इन पर आपको अब काम करना आ जाना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपके पास कहीं क्लाउड का कोई 1 साल का अगर आपके पास इंस्टेंस मिल सकता है फ्री जैसे है, तो आप चाहें तो बाद में क्लाउड को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है जी। चल, अब मैं बात ये कर रहा था अभी आपसे कि स्पाइरल मॉडल जो है ये, हाँ मैं लगा दूंगा सुमेर, लगा दूंगा मैं,
ठीक है। अच्छा जी, तो स्पाइरल मॉडल मैंने कहा ये तो आपके पास हर सॉफ्टवेयर में है, ये मतलब हर सॉफ्टवेयर में जिसको आप इवॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, ये इवॉल्विंग वाला अप्रोच है। स्पाइरल जो है ये बेसिकली इवॉल्विंग मॉडल है। ये आपके पास अगर आपने पहले एक वर्जन डिजाइन कर लिया, वर्जन 1 आ गया, तो वर्जन 2 जो है, अच्छा ठीक है सुमेर, मैं कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो आपके पास जब अपने पहला मॉड्यूल आप बना के ये यहाँ पर ना कि पहला वर्जन आपने बनाया, बनाने के बाद क्लाइंट को डिप्लॉय कर दिया आपने। अब आपने जब इसको, जब आप या उसको एनालिसिस करते हैं, डिजाइन करते हैं, कोड करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, टेस्ट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, तो इसमें आपको आइडिया हो जाता है कि यार इसमें कुछ फर्दर इंप्रूवमेंट भी हो सकती है। अच्छा, फर्दर इंप्रूवमेंट एक तो ये कि आपको अपने काम में है, दूसरे आपको ये पता होता है कि जो आपने अभी जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया है, वो आपका ये मॉड्यूल वर्जन 1 से, ठीक है, पता लगा कि जब आपने इसको डिप्लॉय किया तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का, नेटवर्क का, अब देखिए 5G की तरफ आप जा रहे हैं, तो अब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम देखें सबके चेंज हो रहे हैं वर्जन। जैसे आपके पास यूनिक्स, ये लिनक्स है, अब यूबंटू देखें, यूबंटू 20 आपके पास अब डिप्लॉय ये मार्केट में आ गया, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब है कि जब आपने इसको डिप्लॉय किया होगा वो 18 पे किया होगा। अब आप इसको जब इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेट करेंगे तो इसका मतलब आपके सॉफ्टवेयर के अंदर भी चेंज आएगा। तो इसका मतलब कि आपको फौरन ही अपने सेकंड वर्जन पे नया एनवायरनमेंट जो आपके पास है, नए गैजेट्स मार्केट में आ गए हैं, तो आपको अपने इसी प्रोडक्ट को इनहेंस करना होगा। यानी कि जो इसका सेकंड इटरेशन है, सेकंड वर्जन है, वो बेसिकली क्या है कि आप उसके एनालिसिस को फर्दर आप चेक कर रहे हैं, उसके डिजाइन को, जो चेंज आपके पास आया है उस हिसाब से डिजाइन भी कर रहे हैं, प्रोटोटाइपिंग भी आप उस हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके साथ कोड भी कर रहे हैं आप, ठीक है ना, और जो भी आपके पास है बाकी जो रिक्वायरमेंट वगैरह है उसके हिसाब से आप उसको डेवलप करके और फिर डिप्लॉय करते हैं सेकंड वर्जन। और फिर आपके पास अल्टीमेटली ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये तो आपको सबको पता है ना कि भाई आपको तो, जैसे आपने अगर अपने पहले अपने विंडोज 7 पे काम कर रहे थे, फिर 8 पे काम कर रहे थे, फिर आप 10 पे काम कर रहे थे, तो आपके पास तो ये तो नजर आ रहा है कि भाई 7 पे काम किया, फिर 8 पे काम किया, फिर 10 पे काम किया, अब उसके बाद अगला उसमें आ जाएंगे, तो ये तो आपके पास अपग्रेड करना, ये तो हर सॉफ्टवेयर की नेचर में है, ठीक है ना। कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं, हर चीज डायनामिक है। उसकी वजह ये होती है कि आप के जो भी, जैसे पाइथन आप यूज कर रहे थे पहले 2.7 यूज कर रहे थे, फिर 3 यूज कर रहे थे, फिर 3 के भी आप देख रहे हैं कि 3.8.5, और अब 4 तक जा रहे हैं। तो आपके पास मतलब ये हुआ कि हर दफा लैंग्वेज भी चेंज हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज हो रहा है, डेटाबेस के वर्जन भी चेंज हो रहे हैं, नेटवर्किंग भी चेंज हो रही है, आपके पास गैजेट्स भी चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्जन जो आपने डिप्लॉय कर लिया होता है, आप उसको लॉक नहीं कर सकते, आपको उसमें एनहेंसमेंट करना होती है, तो वो वर्जन 2 पे जाएंगे आप। जब वर्जन 2 आपका डिप्लॉय कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इतनी और चेंजेस आ गई हैं, तो वर्जन 3 की तरफ जाएंगे आप। तो इसका मतलब है कि ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, यानी ये बेसिकली स्पाइरल मॉडल है ये, ठीक है ना। तो स्पाइरल मॉडल भी आपको इस तरह लगा कि बेसिकली हम कोशिश यहाँ पे करते हैं कि इसको इंक्रीमेंटल मॉडल पे ही जाएं और प्रोटोटाइपिंग ही अप्रोच यूज करें यहाँ पे। रिमेंबर, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि फेजेस वही हैं जो हमने वाटरफॉल में यूज किए थे, बस सिर्फ चेंज ये किया है कि हमने अपने कंप्लीट, वाटरफॉल में एक सिस्टम डिप्लॉय होता है, कंप्लीट सिस्टम, इटरेटिव के अंदर सब सिस्टम डिप्लॉय होता है। दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। मैं यहाँ पे, ये जो किसी को मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि वाटरफॉल में हम सिंगल सिस्टम डिप्लॉय करते हैं, जबकि इटरेटिव के अंदर हम सिंगल सिस्टम को डिकम्पोज करके हम उसे इटरेटिव मैनर में, इंक्रीमेंटल मैनर में डिप्लॉय करते हैं, ग्रेजुअली इसको डिप्लॉय करते रहते हैं। तो आपके पास इसमें फायदा ये हो जाता है इटरेटिव मॉडल में कि आपकी क्लाइंट से इंटरेक्शन भी बढ़ जाती है, क्लाइंट आपके सॉफ्टवेयर को टेस्ट भी करता रहता है, और बजाय इसके के एंड ऑफ द प्रोडक्ट आपको पता लगे कि आपने बहुत कुछ इसमें एरर और बग्स थे, वो आपको हर इटरेशन के बाद, हर इंक्रीमेंट के बाद पता लगते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली इंक्रीमेंटल अप्रोच यहाँ पे है और प्रोटोटाइपिंग के साथ है ये, तो ये सब एक साथ ही चीज है, तो इसलिए इन सब चीजों को हम कंबाइन करके यूज कर रहे होते हैं। रिमेंबर कि वाटरफॉल मॉडल ही है, बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि वाटरफॉल मॉडल सिंगल सिस्टम है, कंप्लीट सिस्टम डिप्लॉय होता है, जबकि इंक्रीमेंटल या इटरेटिव मॉडल जो होता है उसमें आप छोटे छोटे से सब सिस्टम में उसको डिप्लॉय कर रहे होते हैं और फीडबैक लेके उसको फिर आप फर्दर इनहेंस करते हैं, ठीक है जी। 10 मिनट रह गए इसके भी, अब फिर नमाज पढ़ के अब हम जो है, मैं इसको, हम इसको जब ये
हम 35 पे भी इसको ऑफ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टाइम मैं आपको भेज रहा हूँ कि नेक्स्ट जो हम इसको, जब ये जैसे जैसे सेशन ये एंड होता है, ये मुझे लग रहा है कि अभी जाएगा, बल्कि हाँ 35 पे जाएगा। तो ये सेशन हम नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो मैं टाइम लिख के आपको सेंड कर रहा हूँ। हम थर्ड सेशन जो है वो नमाज के बाद और ब्रेक एक साथ ले लेंगे, नमाज और ब्रेक। तो चलो ये मैं आपको खैर जी, मैं इसको एक में मार्क कर दूँ ताकि सबके पास चले, ठीक है। अगला मॉडल आप यहाँ पे जो अप्रोच देख रहे हैं वो है हमारे पास रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये भी एक अप्रोच है, और नॉर्मली ये आप जो अपने कोर्स प्रोजेक्ट में यूज करते हैं वो अगर देखें तो आप बेसिकली आप ये यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस में देख रहा हूँ, ये मैं थर्ड सेशन मैंने कहा कि ये हम स्टार्ट करेंगे अभी, जो अभी जैसे 10 मिनट ये रह गए हैं इस क्लास के, अभी 9 मिनट के रह गए, 8-9 मिनट रह गए, तो 8-9 मिनट के बाद हम डिस्कनेक्ट करके नमाज वगैरह पढ़ के और फिर हम इस टाइम पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। मैंने लिख के भिजवा दिया आप लोगों। अच्छा जी, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है, इसमें भी अगेन वही इटरेटिव और प्रोटोटाइपिंग को ही हम बेसिकली यूज करेंगे। और इसमें थोड़ा सा जो आप यहाँ पे देखें कि इसमें जो हमारे पास जो है ना, जो कस्टमर से जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, वो हम जो है बहुत थॉरो एक सेपरेट सेशन के अंदर नहीं कर रहे होते कि सारी रिक्वायरमेंट एक साथ ले लें। जैसे यहाँ मेंशन हुआ कि वर्कशॉप्स हैं, कुछ आपने अलग अलग जो एरियाज है, जैसे मैंने कहा कि एडमिशन डिपार्टमेंट से आपने पहले बात कर ली, उनके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया, सॉफ्टवेयर बना दिया आपने, फिर जो है वो थोड़ा सा फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात की, उनकी टेस्टिंग प्रोडक्ट वगैरह बनाए और इंक्रीमेंट बनाया, उसके बाद उसको आपने कस्टमर को डिप्लॉय कर दिया आपने। तो बेसिकली इसमें हमारे पास रैपिडली हम कोशिश ये करते हैं कि आप अपने सॉफ्टवेयर कोड को जल्दी से उसका सब सिस्टम जो है वो डेवलप करें और क्लाइंट को फौरन वो आप डिप्लॉय कर दें वो सब सिस्टम। तो ये इंक्रीमेंटल ही टाइप की अप्रोच है। इसमें हमारे पास जो होता है वो हम जरा सा यहाँ पे अगर क्या करें कि जो गैदरिंग है रिक्वायरमेंट की, उसकी जरा टेक्निक हमारी थोड़ी सी जरा रैपिड होती है, फास्ट होती है एज कम्पेयर टू थॉरो जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग और कलेक्शन का प्रोसेस होता है इंक्रीमेंटल अप्रोच के अंदर। और वाटरफॉल में तो बहुत ज़्यादा ही होता है, हमने बात की थी कि बहुत ही ज़्यादा टाइम देते हैं उसके अंदर हम, लेकिन इसमें इंक्रीमेंटल से भी थोड़ा सा हम थोड़ा टाइम और इसमें बचा लेते हैं। अगर आपके पास बहुत इसमें अगर आप सपोज करें कि अभी कहें कि हम क्लाइंट साइड पर जाकर ही जो है वो डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हैं, यानी क्लाइंट से आपने फॉरन रिक्वायरमेंट ली, उसी वक्त उनको चीज़ें बना के जो आपकी टीम है वो आपने वहीं डिप्लॉय कर दिया, ठीक है ना। क्लाइंट साइड पे कहते हैं ना, ऑन साइट डेवलपमेंट आपकी हो रही है। एक होती है सॉफ्टवेयर हाउस में, एक होती है क्लाइंट साइड डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट, तो वहीं पे आप उनसे रिक्वायरमेंट लेते हैं, उससे उनको बना के देते हैं। तो ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का की अप्रोच है बेसिकली, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन है पहले वो कर लें, अभी हमारे पास 7 मिनट्स हैं, तो जी किसी को अगर चले जाके ज्वाइन कर लिया आपने, ठीक है, मैं आपकी प्रॉपर आपके अटेंडेंस में मार्क करता, अभी तो मैंने मैसेज की थी। अच्छा जी, अगर किसी को अभी जो है वो हमने वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग, इटरेटिव और अभी मैं स्पाइरल और अब मैं ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपसे डिस्कस कर रहा था। अगर इन 5 मॉडल्स में से अगर कोई भी चीज़ है जो कि आपको क्लियर नहीं है, तो आप मुझसे पहले उसको पूछ लीजिए, फिर मैं ये 6 मिनट आपके रह गए, फिर इसमें नेक्स्ट वाला हम इंशाल्लाह तक इसको भी कंप्लीट कर लेंगे जी। किसी को कोई अभी तक इन 5 मॉडल में से रिलेटेड कोई अगर कोई क्वेरी है, कोई एम्बिगिटी है, कहीं पर कोई चीज़ कंफ्यूजन है, तो पहले आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए। कोई क्वेश्चन आपको भेजना है तो आप सेंड कर दें चैट पे, फिर मैं उसको पहले उसको कर लूँ। इन 5 जो अभी हमने मॉडल्स को डिस्कस किया है, और इसकी मैं एक और चीज़ मैं बता दूँ, मैं नेक्स्ट मॉडल्स पे जाने से पहले कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो आपका कोर्स होगा उसमें आप ये जो मॉडल है इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब आप पढ़ने जाएंगे तो उसमें इसको आप ज़रा जो है वो दोबारा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे लास्ट जो आपके पास है यहाँ पर इसमें हम उससे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ उज़ैफा, तुम्हारे मुझे मिल गया था मैसेज, मैं तुम्हारी भी अटेंडेंस कर। तो भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ गया था, तुम्हें तुम्हारा पासवर्ड वगैरह क्यों नहीं लग रहा था? सबने तो वही यूज़ किया। चले खैर, अब इसको जो भी है नया वाला उसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। मैंने इसको अटेंडेंस आपकी मैंने मार्क कर दी। देखिए
वैसे तो खैर इस वक्त जो यूज़ हो रहा है और जो भी ऑनलाइन मैनेजमेंट टूल है, मैं इसको भी आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं असाइनमेंट भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो आप लोग उनको भी यूज़ कीजिएगा। मैं आपको उसमें आपके पास बेसिकली कह लें कि एजाइल और इंक्रीमेंटल मॉडल जो है, एजाइल में बेसिकली इंक्रीमेंट मॉडल तो आपको इटरेटिव हर जगह पे यूज़ हो, तो ये याद रहे, ठीक है ना। ये यहाँ भी मेंशन हुआ हुआ है कि ये भी आपका इटरेटिव इंक्रीमेंटल मॉडल है। तो पहले तो आपको अच्छी तरह समझना है कि इंक्रीमेंटल मॉडल होता क्या है। ये बेस लाइन है एक तरह का। पहले वाटरफॉल था, वाटरफॉल को ही हमने डिवाइड कर दिया। तो आपको वाटरफॉल बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि फेजेस कौन कौन से होते हैं, उसको डिकम्पोज कैसे करते हैं, ये आपको इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर पता लग जाता है। फिर उसके बाद आप चाहे तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूज कर लें, और मतलब लोग रैपिड एप्लीकेशन को यूज नहीं करते बल्कि एजाइल को यूज करते हैं उसके, ठीक है। जो एक्चुअली यूज होता है वो एजाइल है। और लेकिन मैंने कहा कि एजाइल का मतलब ये नहीं है कि आपने वाटरफॉल को एक्सक्लूड कर दिया है, या आपने इंक्रीमेंटल को या प्रोटोटाइपिंग को अपने एक्सप्लोर कर दिया, बल्कि वही वाटरफॉल वाले जो स्टेप्स हैं वही यूज होंगे। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि सिंगल सिस्टम आपको डिप्लॉय नहीं करना है, बल्कि आपको उसको इंक्रीमेंट में डिकम्पोज करना है, और प्रोटोटाइपिंग वगैरह अप्रोच आप वो भी यूज करेंगे, ठीक है ना। और फिर आप क्लाइंट से आपको बहुत क्लोज इंटरेक्शन रखना है। एजाइल जो बेसिकली है उसमें जैसे यहाँ बात की हमने कि टाइम बॉक्सेस वही हमने जो है इंक्रीमेंट, वही इंक्रीमेंटल जो आपके पास है वो आप यूज कर रहे हैं। इसमें याद रहे कि हमारे पास कंप्लीट बॉक्स, यानी इसका मतलब ये होगा कि जो आपने इंक्रीमेंट उनको क्लाइंट को डिप्लॉय करना है वो फाइनलाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। वो आपके एप्लीकेशन जो आपने एप्लीकेशन डेटाबेस एप्लीकेशन डिजाइन की है वो आपकी कंप्लीटली डिप्लॉय हो जाने दे। अब इसमें जो आपके पास है जरा सा और फर्दर आप एक तो ये क्लाइंट को बहुत ज्यादा आप इंगेज करते हैं इसके अंदर, मतलब क्लाइंट से आप हर बार जो भी चीज छोटी मोटी चीज बना लेते हैं, इवन इटरेशन के अंदर भी आप जो थोड़ा सा पार्ट भी थोड़ा सा काम भी करते हैं, तो आपको क्लाइंट से इंटरेक्शन करनी होती है। क्लाइंट को ऐसा यूज हो, कस्टमर को ऐसा यूज हो कि भाई हर चीज जो है वो पूछ पूछ के आप उनसे ऑलमोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको इसने यहाँ पे कहा कि आपको रिक्वायरमेंट वगैरह जो है वो 3 वीक पहले आपको उनसे करनी चाहिए। रिक्वायरमेंट अगर क्लियर नहीं है तो वो बहुत ज्यादा आपको उसको इसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए आप उसको तो यहाँ पे रखा गया। और इसकी रोजाना मीटिंग होती है, आपकी जो टीम होती है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्क्रम, ठीक है ना। और ये टाइम लिया हमने कि 2 से 3 वीक जो है वो स्प्रिंट एक होता है, यानी कि ये एक बड़ी मीटिंग हो जाएगी। और रोजाना की जो मीटिंग होती है उसको हम स्क्रम कहते हैं। अच्छा, इस काम के लिए जरूरी नहीं है कि फॉर्मल मीटिंग हो, आप ये बस कर लेते हैं कि यार हम चाय के जो ब्रेक आएगा उसमें आप तमाम जो आपके पास जो बैकलॉग्स हैं, जो इश्यूज हैं आपके पास हर एक को, वो जल्दी से वो अपने पास टी ब्रेक के अंदर अपने पास डिस्कस कर लें। और अगर कोई ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से कोई आपके पास प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो हम जो स्प्रिंट होगा उस डे का, जगह उनका टी ब्रेक के अंदर लंच में जो है वो हम उसी एक्स्ट्रा उसके लिए आपको कोई फर्दर मीटिंग आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसको अपने टी ब्रेक्स के अंदर ही कहते हैं ना कि जरूरी है कि बैठ के भी करें आप। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हैं और सब अपने अपने जो है वहाँ पे कोई डिस्पेंसर लगे हुए हैं टी के और वाटर के, और उसको डिस्पेंसर जो टी के लिए होता है, तो आप वहीं पे खड़े होकर भी बात कर सकते हैं। अगर किसी को कोई इशू नहीं है तो जरूरी नहीं कि वो स्प्रिंट के अंदर अपना फीडबैक दे। सिर्फ वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी होता है जिनके पास कोई इशू होता है, कोई बैकलॉग होता है। अगर प्रीवियस वीक डे का कोई काम रह गया है तो वो उसे सब डिस्कस कर लेता है। और फिर इसकी फॉर्मल जो है वो स्प्रिंट, वो जरूर होता है कि इसमें आपके पास, आपने कहा कि 2 से 4 वीक जो भी मेंशन किया उन्होंने, कि 2 से 4 वीक के बाद जो है वो फॉर्मल देखते हैं कि सर हमारे पास एज पर स्केड्यूल हैं हम या नहीं है, और हमें कहीं कोई इशू तो नहीं आ रहा, उस चीज को हम उसमें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस वक्त जो है ये कह लें कि आपके पास ये सारे मॉड्यूल ही बेसिकली यूज होते हैं। हाँ, अप्रोच हम यूज करते हैं वो अजाइल मॉडल को हम यूज कर रहे होते हैं। इसमें याद रहे कि मैंने कहा कि इटरेटिव मॉडल है, प्रोटोटाइपिंग भी है, और इंटरेक्टिव होता है। और कस्टमर जो है उसकी जो भी सेटिस्फेक्शन है वो टॉप प्रायोरिटी हमारे पास होती है। समय के आप जब भी आप कस्टमर से बात करेंगे तो हाँ, स्प्रिंट में तो आपके पास कंप्लीटली वो तो आ गया ना। ये तो आप देखें ना, स्क्रम में तो आपके पास प्रॉब्लम वो तो आप डेली बता ही रहे हैं, ठीक है ना। स्प्रिंट में तो ये तो आपको फॉर्मल आपको डॉक्यूमेंट करना होता है कि ये डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। स्क्रम के अंदर डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, आपने जस्ट उसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट करें वो देख अलग, मैं भी आपको टूल बताऊंगा, तो उसमें तो आपको वो ऑनलाइन अपना फीडबैक देना ही होता है, वो तो आप डेली देते ही हैं।